मैं अपने अगले आदरणीय वक्ता प्रोफेसर कृष्ण कुमार सर को आमंत्रित करती हूं, जो कि वर्तमान में सामाजिक कार्य विभाग में प्रोफेसर हैं और साथ ही आप दीनदयाल उपाध्याय पीठ के महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी के निर्देशक भी हैं। सर, मंच आपके हाथ में है। समय की सीमा के कारण सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं। आपने शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद मैडम। आप विश्वास रखें, मैं कक्षा 1 से ही बहुत अनुशासित विद्यार्थी रहा हूं। प्रयास करूंगा कि समय की सीमा को मैं न लांघूं। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के द्वितीय दिवस के इस अवसर पर मंच पर आसीन देवतुल्य अतिथि, मंच में मेरे सामने मंच से इतर आसीन ऋषि तुल्य श्रोताजन और इस महनीय कार्य को अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से पूरित करने वाले विश्व हिंदी परिषद के देवी प्रसाद मिश्रा जी, विपिन कुमार जी और उनके जो सहयोगी गण हैं, उन सभी को वंदन नमन करते हुए और भारतीय राजनीति में जो संस्कृति के राजदूत कहे जाते थे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन रखते हुए अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हमारे के पहले के वक्ता निश्चित रूप से बहुत बड़े, बहुत अच्छे वक्ता थे, तकनीकी के जानकार थे और हमारे ठीक पूर्व वक्ता तो उन्होंने तो जिसको हिंदी साहित्य में जब सम्मेलन शायर और मुशायरा होता है कहता है कि मुशायरा लूट लेना, उन्होंने लूट लिया मुशायरा। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। यद्यपि मैं समाज कार्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान हिंदी साहित्य के प्रति रुचि हुई और उस रुचि का परिणाम हुआ कि जितना स्नातक स्तर पर विद्यार्थी जितने प्रकार के साहित्य हिंदी के पढ़ता है वो भी मैंने पढ़ ली और इस कारण आपके बीच में अपने आप को सहज पाता हूँ। प्रकृति की बात चली तो 2 लाइन मुझे भी याद आई कि बंद कमरे में सांसें घुटी जाती हैं और खिड़कियाँ खोलता हूँ तो जहरीली हवा आती है। ये दिल्ली की हालत है। मैं जहाँ दिल्ली 27वें फ्लोर पर था और मैं अभी तक अखबारों में पढ़ रहा था कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। निश्चित रूप से विभिन्न सम्मेलनों में, आयोजनों में जाने का अवसर मिलता है, वहाँ इस बात पे चर्चा परिचर्चा होती है, लेकिन उसकी गंभीरता का एहसास तब हुआ जब आते ही मुझे डस्ट से और यहाँ के फ्यूम से एलर्जी हो गई। हमारे पूर्व वक्ता ने दीनदयाल जी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। आप में से ज़्यादातर लोग अब दीनदयाल जी के विचारों से, उनके दर्शन से न सिर्फ परिचित हैं बल्कि उनके रास्ते पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। भारत के राजनेता, राजधर्म भी उसी रास्ते पे चल रहा है, जिसका परिणाम है कि भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्भव हम सबको महसूस हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर के पुनर्निर्माण से हो, काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार से हो या मथुरा में होने वाले प्रयास से हो। मैं अपनी बात जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विभिन्न चिंतन था, मैं उन चिंतन से एब्स्ट्रैक्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और बात शुरू करता हूं संधारणीय विकास, जिसको हम आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ऐसे ही नहीं युग दृष्टा कहा जाता था। उन्होंने उस समय ही ये समझ लिया था और इसीलिए जब वो अर्थायाम की चर्चा करते हैं, जिसको हम आमतौर पे अर्थव्यवस्था की कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए और हमारा उपभोग है वो संयमित होना चाहिए। पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस अवधारणा पर आधारित है। यदि हम उत्पादन उतना ही करें जितनी हमारी आवश्यकता है, तो हमको वो उपयोग के लिए उतना ही मिलेगा
जितना संयमपूर्ण आवश्यकता होती है, और जितनी आवश्यकता होगी उतना ही उत्पादन होगा, उतना ही उपभोग होगा। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम संपोषी डेवलपमेंट, जो संपोषी विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दीनदयाल जी का जो दर्शन गांधी जी के दर्शन से भी बहुत मिलता जुलता है, लेकिन उसमें अपनी एक यूनिकनेस है, उसमें एक अपनी मौलिकता है। वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परिवेश को न सिर्फ समझते थे बल्कि जीते भी थे। इसी कारण उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया। ऐसा नहीं है कि दीनदयाल जी विदेशी आविष्कारों या विदेशी आवश्यकताओं, जो वस्तुएं थी, उसके बहिष्कार की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमको यथासंभव जो हमारी उत्पाद हैं वह स्वदेशी हों और ऐसे हों जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हों। न सिर्फ आवश्यकताओं को पूरी करते हों बल्कि हमारी संस्कृति का संवर्धन और परिमार्जन भी करते हों। मुझे लगता है कि दीनदयाल जी की बात करने में बहुत लंबा समय होगा और आयोजकों को अपने नए सत्र को प्रारंभ करने में बहुत कठिनाई होगी। वैसे भी वक्तागण में मैं ही सबसे छोटा हूं, तो हमारी संस्कृति में ये बात प्रचलित है कि छोटे वाले को ही सज़ा मिलती है। तो मैं उस सज़ा को, अपने छोटा होने को स्वीकार करते हुए मंच से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। कम ही समय, कम से कम इस मंच पर बाबा विश्वनाथ की धरती से मुझे आप तक एक शिवदूत को अपना प्रणाम निवेदित करने के लिए भेजा। इसके साथ पुनः आप सबको बहुत साधुवाद और वंदन कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की आप में गरिमामयी उपस्थिति, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिंदी।